हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने रेगुलेटिंग एक्ट देखा था 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1833 एवं चार्टर एक्ट 1853। ये 4 एक्ट हमने देख रखे थे लास्ट लेक्चर में। जिन लोगों ने उस लेक्चर को नहीं देखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रखा हूँ, वहाँ से जा करके आप उस लेक्चर को देख लें। चूँकि अभी वाला जो कंसेप्ट है वो उस लेक्चर से थोड़ा बहुत रिलेटेड है, इस वजह से मैं ये बात कर रहा हूँ। तो चलिए फिर हम आज का क्लास शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि द्वैत शासन सिस्टम ऑफ डायरकी जो है वो आपको पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा लागू किया गया। अर्थात उस टाइम जो है हमारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये दोनों अस्तित्व में आ चुके थे। तो जब दो अस्तित्व में आ गए और दोनों के मामले अलग अलग थे, तो इस वजह से दो का शासन हो रहा था। और यही रीज़न है कि 1784 पिट्स इंडिया एक्ट को द्वैत शासन माना जाता है। लेकिन इससे पहले हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा है कि द्वैत शासन का जन्मदाता जो है वो रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। तो उसको मैं यहाँ पे क्यों नहीं कंसीडर किया हूँ, क्योंकि वो यहाँ पर हम लोग राज व्यवस्था देख रहे हैं, पॉलिटी देख रहे हैं, और पॉलिटी की जो शुरुआत मानी जाती है वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से मानी जाती है। तो यही कारण है कि मैं 1757 या 1765 वाले को यहाँ पर कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जो द्वैत शासन की शुरुआत की गई थी उसको मैं यहाँ पर कवर नहीं किया हूँ। बट आज मैं सोचा कि आपको एक बार उस कंसेप्ट को भी रिमाइंड करा दूं, क्योंकि आपको अगर क्वेश्चंस हिस्ट्री में आ जाता है कि द्वैत शासन की शुरुआत जो है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की गई, तो आप फिर वहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप ये याद रखिएगा कि द्वैत शासन की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की गई। और ये रॉबर्ट क्लाइव ने जो द्वैत शासन की शुरुआत की थी वो कैसे की थी, तो 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी, और इलाहाबाद की संधि के द्वारा आपको दीवानी राइट्स जो थे, दीवानी अधिकार थे, दीवानी मामले जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने हाथों में ले लिया। बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन 3 राज्यों की दीवानी राइट्स, दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी अपने हाथों में ले ली। तो ये केवल दीवानी राइट्स लिया था, दीवानी अधिकार लिया था। फौजदारी मामले जो थे ये नवाब ऑफ बंगाल के पास रहने दिया गया, बंगाल के नवाब के पास फौजदारी मामले रहने दिया गया। तो इससे क्या हुआ कि एक तरफ दीवानी मामले के लिए हम ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हुए, और दूसरी तरफ फौजदारी मामलों के लिए आप नवाब के अधीन हो गए। अर्थात नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों मिल करके शासन व्यवस्था देख रहे थे। तो दो मिल करके शासन देख रहे थे, तो इस वजह से द्वैत शासन की शुरुआत जो है वहाँ से मानी जाती है। तो ये होगा 1765 में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। अब जो है 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने लगा तो दिया, लेकिन वारेन हेस्टिंग्स जैसे ही गवर्नर जनरल बना, तो वारेन हेस्टिंग्स आपको 2 बार गवर्नर बन रहा है। तो वारेन हेस्टिंग्स 2 बार गवर्नर बना, तो पहली ही बार में ही जैसे ये आया गवर्नर बना, वैसे ही द्वैत शासन की समाप्ति कर दी। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव ने लागू स्टार्ट किया, शुरू किया, और वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया। और 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के टाइम में वारेन हेस्टिंग्स दोबारा से सेकेंड टर्म में बन रहा है। तो ये फर्स्ट टर्म में समाप्त किया था, और सेकेंड टर्म में आपको पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा लगाना पड़ा। और चूंकि ये वहीं से ब्रिटेन से ही आपको चार्टर एक्ट बन करके आया था, तो इस वजह से वारेन हेस्टिंग्स इसमें कुछ नहीं कर सकता था, उसे मानना पड़ा। तो रॉबर्ट क्लाइव सबसे पहले लगाया, फिर वारेन हेस्टिंग्स समाप्त किया, फिर वारेन हेस्टिंग्स के टाइम में ही आपको पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू लागू हुआ है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अब ये जो चलता है ये हमारा सिस्टम ऑफ डायरकी जो है, अर्थात कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये दोनों आपको 1858 तक कंटिन्यू रहते हैं, 1784 से लेकर के 1858 तक। तो इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था उसमें हमने पढ़ा है कि आपको बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और मद्रास तथा बम्बई इन दोनों के गवर्नर को
भारत के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया तथा जो कलकत्ता का जो सुप्रीम कोर्ट था उसके अधीन बम्बई तथा मद्रास हाई कोर्ट को कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के अधीन किया गया। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो अधीन किया गया तो इसका मतलब क्या हुआ? अधीन करने का मतलब कि आपको केंद्रीयकरण व्यवस्था शुरू की गई, अर्थात केंद्रीकृत व्यवस्था शुरू की गई, सेंट्रलाइजेशन किया गया, अर्थात किसी एक के अंडर में दूसरे को लाया गया। पहले क्या था कि तीनों समान रूप से कार्य देखते थे। बंगाल का गवर्नर अपना बंगाल में देखता था, मद्रास का मद्रास में देखता था और बम्बई वाला बम्बई में देखता था। लेकिन यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो अब इन दोनों को, बम्बई और मद्रास वाले को, आपको भारत के गवर्नर जनरल के अधीन ला दिया गया, अर्थात केंद्रीयकृत व्यवस्था की नींव पड़ी। इस पॉइंट को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा आपको केंद्रीयकृत व्यवस्था की नींव डाली गई। और आपको जो पॉलिटी पढ़ना है वो ऐसे ही डीप कंसेप्ट में जाके पढ़ना है। क्वेश्चंस आपको ट्विस्ट करके आते हैं। ये क्वेश्चंस आपको बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 1833 चार्टर एक्ट के द्वारा केंद्रीकृत व्यवस्था की नींव पड़ी। कथन सही है कि गलत, अब आपको बताना है। तो ये इस तरीके से ट्विस्ट करके अब बीपीएससी भी पूछ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये कंसेप्ट जो है वो यूपीएससी के लिए रिलेवेंट है। ये आपको बीपीएससी या यूपी पीसीएस वगैरह कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पर आपको ये कंसेप्ट्स वगैरह अब ट्विस्ट किए जा सकते हैं, क्योंकि अब वो ज़माना गया जबकि डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते थे। इवन कि आप अगर 42 या 46वीं बीपीएससी का अगर क्वेश्चंस आप उठा करके देखिएगा तो वहाँ पर आपको सिंपली पूछा गया है कि नागालैंड की राजधानी कहाँ है, मणिपुर की राजधानी कहाँ है। तो राज्य राजधानी से उस टाइम प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसलिए अब जो है हमें थोड़ा ट्विस्ट होना पड़ेगा। और आप 48 या 49 से आप देखिएगा कि राज्य राजधानी वाले क्वेश्चंस खत्म कर दिएगा। तो धीरे धीरे जो आयोग है वो डीप क्वेश्चंस एराइज कर रहा है, डीप ये करके और फिर क्वेश्चंस बना रहा है। तो हमें जो है कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए और क्रिटिकल एनालिसिस चाहिए, ताकि क्वेश्चंस अगर ट्विस्ट भी किए जाएं तो वो हम लोग सॉल्व करने में सक्षम हों। तो इसको याद रखिएगा कि केंद्रीकृत व्यवस्था की नींव जो है 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा पड़ी। तो केंद्रीकृत के अलावा दूसरी कौन सी है? तो आपको एक विकेंद्रीकृत होती है, अर्थात आप तो शासन कीजिए ही और हम भी शासन करेंगे, जैसा कि 1833 से पहले था कि बंगाल के गवर्नर आप बंगाल में शासन कीजिए, मद्रास के गवर्नर आप मद्रास में, बम्बई के गवर्नर बम्बई में। तो ये विकेंद्रीकृत व्यवस्था थी। लेकिन केंद्रीकृत व्यवस्था क्या हो गई कि भाई भारत का गवर्नर जनरल के नीचे आप दोनों आ गए, तो ये जो कहेगा वो इसका कहना आप दोनों को मानना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा वो हाई कोर्ट को मानना पड़ेगा। तो ये हो जाती है केंद्रीयकरण। आई थिंक अब आपको केंद्रीयकरण और विकेंद्रीकरण क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और 1858 के चार्टर एक्ट पर। और ये 1858 का जो चार्टर एक्ट है, या इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 भी कहते हैं, इससे पहले जो है उनको चार्टर एक्ट कहा जाता था। तो और इसके बाद जो है चार्टर एक्ट खत्म कर दिया गया। तो इस बीच में क्यों खत्म हुआ, अब आपको याद रखना होगा कि किसको चार्टर एक्ट कहें, किसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहें, किसको इंडियन काउंसिल एक्ट कहें। तो चार्टर एक्ट अर्थात चार्ट बनाया गया। और चार्ट किसके लिए? तो ये कंपनी के लिए, अर्थात कंपनी को रेगुलेट करने के लिए एक चार्ट बना करके दे दिया गया। और उसमें आपको 1 2 3 मेंशन कर दिया गया कि भाई इस चीज़ को आपको फॉलो करना है। तो ये आपको चार्ट के फॉर्म में दिया गया, तो इस वजह से इसको चार्टर एक्ट कहा गया। ये इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं कि चार्टर एक्ट कब तक रहा। तो 1858 में जो है कंपनी से शासन व्यवस्था ले करके और क्राउन के हाथों में दे दी गई। रीज़न क्या था कि 1857 का जो रिवोल्ट था वो काफ़ी व्यापक विद्रोह हुआ। इस वजह से आपको ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन व्यवस्था लेकर के क्राउन के हाथों में सौंप दी गई। तो इसको क्राउन रूल कहते हैं। 1858 से 1947 वाले टाइम को हिंदी में इसको ताज का शासन कहा जाता है। इसमें कहा यह गया कि आपको
जो पहले कंपनी शासन करती थी तो वो अब कंपनी शासन नहीं करेगी, सत्ता अब रानी के हाथों में होगी डायरेक्ट। जो वहाँ ब्रिटेन की महारानी थी उनके हाथों में डायरेक्ट शासन व्यवस्था देखी जाएगी। बट ऐसा कुछ खास हुआ नहीं, आगे भी वैसा ही चला और हिस्ट्री में हमने पढ़ा है कि कोई खास परिवर्तन नहीं किया गया। और इसको जो है भारत को अच्छा बनाने वाला कानून कहा गया। तो ये बस उनका टर्म था। आपको इन केस एग्ज़ाम में पूछ दिया जाए तो उस टाइम आप टिक आउट कर सके, इसके लिए मैं बता दिया। तो ये अब हम आते हैं कि आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में कहा क्या गया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अब इसमें क्या क्या प्रावधान थे। तो जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, जो भारत का गवर्नर जनरल था, उसे अब वायसराय ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। इसे भारत का वायसराय कह दिया गया। क्यों कह दिया गया? क्योंकि भाई अब ये तो क्राउन के अधीन आ गया, महारानी के अधीन आ गया। तो जब महारानी के अधीन है तो आप गवर्नर जनरल क्यों रहिएगा, आप उनके अधीन रहिए। तो गवर्नर जनरल को वायसराय कह दिया गया। क्यों? क्योंकि अब ये महारानी के अधीन आ गए, अर्थात जो वायसराय थे वो अब महारानी के नीचे आ गए, तो इस वजह से इनको वायसराय कहा गया। ठीक है, तो इस तरीके से पहला वायसराय बनने वाला व्यक्ति जो था वो लॉर्ड कैनिंग था। और लॉर्ड कैनिंग हमारा भारत का पहला वायसराय बना और भारत का पहला वायसराय बनने के साथ साथ अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी बना। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, क्योंकि इसी टाइम ये टर्म लाया गया। तो इस टाइम में जब टर्म लाया जाएगा तो फर्स्ट यही बनेगा और इधर का लास्ट यही बनेगा। अब 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की समाप्ति कर दी गई। तो अब जब इन दोनों की समाप्ति कर दी गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो दो व्यक्ति का शासन था वो ख़त्म हो गया। तो इसके साथ ही द्वैत शासन की समाप्ति भी हो गई। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट ये देखते हैं। भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया, एक नया पद बनाया गया। इंग्लिश में इसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कहा गया। भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। अब ये राज्य सचिव होता कौन था? तो ये आपको ब्रिटिश पार्लियामेंट का ही मेंबर होता था, अर्थात मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन। ठीक है, और ये ब्रिटेन में ही होता था। और इसको असिस्ट करने के लिए, इसकी सहायता करने के लिए एक 15 सदस्यीय काउंसिल बनाई गई, 15 मेंबर काउंसिल बनाया गया। किसके लिए? तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की सहायता करने के लिए। और ये 15 सदस्यीय काउंसिल बनाया गया। और ये जो 15 सदस्य जो थे, इन 15 सदस्य का जो पेमेंट था, सैलरी थी या पेंशन था, वेतन भत्ता जो भी था, खर्च वगैरह, वो सब भारत से भेजा जाता था। तो ये चीज़ था। भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया। और ये जो था एडवाइजरी इन नेचर था, अर्थात ये एडवाइस देंगे, ये 15 सदस्य मिलकर के एडवाइस देंगे ब्रिटेन के पार्लियामेंट को, ब्रिटेन की महारानी को। लेकिन इस एडवाइस को वहाँ की पार्लियामेंट कंसीडर करेगी कि नहीं करेगी, ये उनके ऊपर डिपेंड करता था। अर्थात ये बस एडवाइस दे सकते थे, सलाह दे सकते थे, ये कुछ एक्शन नहीं ले सकते थे, कुछ लागू नहीं करा सकते थे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि भारत के राज्य सचिव पद का जो सृजन हुआ है वो आपको 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा हुआ है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में इतना ही इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट की तरफ। चलिए, तो फिर हम लोग इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 देखते हैं, 1861 का भारत परिषद अधिनियम। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अब यहाँ से भारत परिषद क्यों कहा जाने लगा, इंडियन काउंसिल एक्ट क्यों कहा जाने लगा। इससे पहले तो हमारा चार्टर एक्ट था, अब यहाँ पर काउंसिल एक्ट क्यों कहा जाने लगा। तो 1853 वाले में हमने देखा था कि 6 सदस्य लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य हो सकते थे। तो वहाँ से हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन हो गया, अर्थात विधायी शक्ति कानून बनाने के लिए एक अलग बॉडी बनाई गई विधायिका, और उसको लेजिस्लेटिव काउंसिल नाम दिया गया। और वो 6 सदस्य था। लेकिन वहाँ पर
जो 6 सदस्य थे वो केवल और केवल ब्रिटिश व्यक्ति हो सकते थे। अब यहाँ से क्या होता है, 1861 से यहाँ पर आपको विधायिका जो थी, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया, विधान परिषद जो बनाया गया, इसमें आपको 3 भारतीय सदस्यों की एंट्री दी गई। 3 भारतीय सदस्यों को एंट्री दी गई। इस वजह से यहाँ से अब हम लोग भारत परिषद अधिनियम कहते हैं या फिर इंडियन काउंसिल एक्ट, अर्थात भारतीयों का काउंसिल में प्रवेश इस एक्ट के माध्यम से मिला है। इससे आपको 2 चीज़ें याद रहेंगी कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 जो कि पहला इंडियन काउंसिल एक्ट था, इसके साथ ही भारतीयों की एंट्री प्रारंभ हो रही है। तो ये क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो ये किसके टाइम में आया था, तो लॉर्ड कैनिंग के ही टाइम में आया था। 1858 में भी वही था, इवन कि 1857 में भी वही था। ये भी आप लोग याद रखिएगा, हिस्ट्री में वैसे इसको कवर किया जाता है। 1857 के टाइम में, अर्थात जो विद्रोह हुआ था, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था, उस टाइम कौन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो ये लॉर्ड कैनिंग होगा। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। डलहौजी 1856 में था, जस्ट पहले डलहौजी है, उसने हड़प नीति लाई थी, लेकिन हड़प नीति के कारण जो विद्रोह हुआ वो आपको लॉर्ड कैनिंग को झेलना पड़ा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के टाइम में आपका लॉर्ड कैनिंग था। अब इस समय से क्या हुआ कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी उसमें 3 भारतीयों का प्रवेश प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो 3 भारतीयों का प्रवेश प्रारंभ हुआ। तो पहले हमारा 6 था लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसमें कि केवल ब्रिटिशर्स हो सकते थे, लेकिन अब यहाँ पर 3 भारतीयों का प्रवेश शुरू हो गया। चूँकि ये देखा गया कि 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसमें कुछ लोगों की डिमांड ये थी कि भाई भारत के लिए कानून बना रहे हो और भारत के व्यक्ति ही शामिल नहीं हैं। तो अंदर ही अंदर आवाज़ें उठ रही थी। तो इस आवाज़ को थोड़ा धीमा करने के लिए, थोड़ा दबाने के लिए आपको जो नेक्स्ट एक्ट लाया गया उसमें कह दिया गया कि ठीक है, भारत के लिए जब कानून बन रहा है तो भारतीयों का प्रवेश चाहिए, भारत के लोग कानून बनाएं। तो 3 लोगों की एंट्री दे दी गई। अब ये 3 जो व्यक्ति थे, इनको आप वायसराय जो होता था वो मनोनीत करता था। ये वायसराय मनोनीत करेगा, मनोनीत करता था, याद रखिएगा। अर्थात किसी को भी चुन करके वो इसमें शामिल कर सकता था। ऐसा नहीं है आज की तरह कि हम लोग खुद से इलेक्ट करेंगे, एक एक व्यक्ति इलेक्ट करेगा, ऐसा नहीं होता था। ये वायसराय जिसको मन करेगा उसको लेजिस्लेटिव काउंसिल में मनोनीत करता था। अब ये पहली बार जो मनोनीत हुए थे वो 3 व्यक्ति कौन थे, तो ये हमारे बनारस के राजा थे, पटियाला के महाराजा थे और सर दिनकर राव थे। इन 3 व्यक्तियों का नाम आप याद रखिएगा। अगर नाम याद रहता है तो अच्छी बात है। कभी कभार ये जो है पूछ दिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन नहीं थे, और ये 3 आपको दे दिए जाएंगे, इसके अलावा एक और दे दिया जाएगा, तो फिर वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो ये याद रखिएगा, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। तो ये 3 थे। बनारस और पटियाला तो आपको याद ही रहेगा। और इसी समय से शुरुआत हो रही है भारतीयों का प्रवेश। और दिनकर सूर्य को कहा जाता है, सूर्य से आप शुरुआत को कोरिलेट करके आप याद रखिए कि सर दिनकर राव, और ये बनारस और पटियाला के महाराजा। अब इसके बाद जो होता है, पुनः से विकेंद्रीकरण की शुरुआत होती है। पुनः विकेंद्रीकरण, ध्यान रखिएगा, मैं पुनः विकेंद्रीकरण कह रहा हूँ, इसी वजह से पुनः विकेंद्रीकरण मैं लिखा भी हूँ। और कैसे शुरुआत की गई, तो जो विधायी शक्तियाँ थीं, जो लेजिस्लेटिव पावर्स था बम्बई और मद्रास के, तो बम्बई और मद्रास को लेजिस्लेटिव पावर पुनः मिल गई। बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर अपने प्रेसिडेंसी के लिए अलग कानून बना सकते थे। ठीक है, अब एक और जो मेन चीज़ इसमें हुआ वो ये कहा गया कि वायसराय अब अध्यादेश जारी कर सकता है। अर्थात वायसराय को अध्यादेश जारी करने का पावर दे दिया गया। वायसराय अब अपने मन के अनुसार कोई कानून ला सकता है। वो कानून आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल से पास नहीं हुआ हो तो भी, जैसा कि आज के टाइम में है, अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल आपकी सेशन में नहीं होती है, उसकी मीटिंग नहीं चल रही होती है, तो प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर अध्यादेश ला सकते हैं। वैसे ही वायसराय को ये पावर दी गई। और
आज के टाइम में भी अध्यादेश की वैलिडिटी जो है वो 6 मंथ्स होती थी, 6 मंथ्स है, और इस टाइम भी जो अध्यादेश की वैलिडिटी थी वो आपको 6 मंथ ही रखी गई थी। तो ये था हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। अब हम लोग आते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 पे, 1892 के भारत परिषद अधिनियम पर अब हम लोग आते हैं। भारत परिषद अधिनियम इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 देखते हैं। 1892 में जो एक्ट आया था उसको देखते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ आपको नहीं याद करना है, बस एक चीज़ आपको याद रखना है, वो क्या, तो विधान परिषद में बजट पर बहस करने का अधिकार भारतीयों को मिल गया। अभी तक जो था भारतीय विधान परिषद में इन तो कर गए, 3 एंट्री ले चुके थे, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। इन तीनों ने एंट्री तो ले ली थी विधान परिषद में। ये आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाते तो थे, लेकिन बस जा करके बैठे रहते थे, इन्हें कोई अधिकार नहीं था, बस ये हाथ खड़े करके वोट दे सकते थे। और वोट ये कैसे देते थे, गवर्नर ने हाथ उठाया तो ये भी हाथ उठाते थे। क्योंकि ये गवर्नर के काफ़ी करीबी व्यक्ति होते थे, भाई गवर्नर ही मनोनीत किया है, वायसराय ने मनोनीत किया था, तो वायसराय के ये काफ़ी करीबी होंगे। तो वोटिंग के टाइम में अगर वायसराय हाथ उठाया, अर्थात वायसराय किसी बिल के फेवर में है, तो ये भी उसके फेवर में हो जाते थे। क्यों, तो भाई उनको प्रसन्न रखना था, अर्थात वायसराय इनसे खुश रहे, इसके लिए जो वायसराय कह दे वो यही कहेंगे। तो अभी तक ये बहस तो करते ही नहीं थे, लेकिन अब जो था यहाँ से उनको बहस करने का अधिकार मिला है। 1892 के एक्ट के द्वारा बहस करने का अधिकार मिल गया, इसको आप लोग याद रखिएगा। चूँकि 62 में तो डायरेक्ट वो निर्वाचित ही हुए थे, तो 1862 में निर्वाचित हुए, निर्वाचित होते ही उनको क्या बस केवल सीट दे दी गई कि भाई आप भी बैठिए। और इसके बाद जो आया तो उसमें थोड़ी और ड्रॉबैक्स वगैरह देखी गई। 1862 वाले में ड्रॉबैक्स था कि भाई ये बैठ करके करेंगे क्या, कुछ तो पूछ सकते नहीं हैं, कुछ अगर गलत भी ये लोग कर रहे हैं तो कुछ वो कर नहीं सकते थे। तो फिर जो 1892 आया उसमें इनको ये अधिकार दे दिया गया कि भाई अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप बजट पर बहस कीजिए। तो केवल बजट पर था, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 पे। ये इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आप लोग ज़्यादा ध्यान से देखिएगा और नोट डाउन भी कीजिएगा। इसको हम लोग मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। तो मार्ले मिंटो सुधार क्यों कहते हैं, तो मार्ले जो थे ये इस टाइम इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव हुआ करते थे। तो मार्ले आपको इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो आपका 1858 एक्ट के द्वारा बना हुआ था, तो मार्ले आपको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। और मिंटो कौन थे, तो ये आपको भारत के तत्कालीन वायसराय, अर्थात 1909 में जो वायसराय थे वो हमारे लॉर्ड मिंटो थे। तो इस वजह से इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार कहा गया, और ये आया था 1909 में। ये कब आया था ये भी आप याद रखिएगा कि मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आया था, इसलिए इसको कभी कभी हम लोग मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 भी कहते हैं। अब हम लोग आते हैं, तो इस अधिनियम के द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में कार्यपालिका जो थी, वायसराय का जो एग्जीक्यूटिव बॉडी था, अर्थात कुछ भी लागू कराने की जो पावर जिसके पास थी, उस बॉडी में पहली बार किसी भारतीय की नियुक्ति हुई थी, और उस भारतीय का नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो इस वजह से इनका नाम आप लोग याद रखिएगा कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले भारतीय हैं जो कि वायसराय की कार्यपालिका में प्रवेश किए, ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अब हम लोग सेकेंड पॉइंट देखते हैं। तो 1909 के अधिनियम में आपको मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई। मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था, इसके अलावा जमींदार थे, विश्वविद्यालय के जो स्टाफ्स थे, बंगाल चैम्बर्स के जो सदस्य थे, बंगाल के वाणिज्यिक विभाग को जो देखते थे, उन लोगों के लिए भी आपको पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई। पृथक निर्वाचन क्षेत्र में होता क्या था कि आपकी एक अलग निर्वाचन क्षेत्र बना दिया जाता था, और निर्वाचन क्षेत्र बनाने के साथ साथ आपका अलग निर्वाचक मंडल भी होता था। अर्थात अगर मुस्लिमों के लिए अगर कोई निर्वाचन क्षेत्र बना दिया गया तो वहाँ से केवल मुस्लिम कैंडिडेट ही इलेक्शन लड़ सकते हैं, अर्थात मुस्लिम व्यक्ति ही वहाँ से चुने जाएंगे,
और इसके अलावा जो वोटिंग राइट्स जो है वहाँ के केवल मुस्लिमों को ही रहेगा। अर्थात अगर मुस्लिमों के लिए कोई क्षेत्र आरक्षित कर दिया गया तो वहाँ पर केवल मुस्लिम ही वोट देंगे, केवल मुस्लिम ही किसी मुस्लिम को ही चुन सकते हैं। इसी तरीके से ज़मींदारों का था कि बस ज़मींदार ही वोट कर सकते थे। विश्वविद्यालय में भी विश्वविद्यालय के लोग ही इलेक्शन लड़ेंगे और उस इलेक्शन में बस विश्वविद्यालय के स्टाफ ही आपको वोटिंग राइट्स केवल विश्वविद्यालय के स्टाफ के पास ही रहेगा। तो चूंकि इसने सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की थी, तो इस वजह से इसको सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक भी कहा जाता है, लॉर्ड मिंटो को। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक भी कहा जाता है और इसने मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की थी। अब इसके बाद जो हमारा बच जा रहा है वो हमारा 1919 का आपको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम बच रहा है, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो ये तीन जो हैं इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंसीडर करेंगे। पॉलिटी के स्टार्टिंग लेक्चर्स जो हैं वो थोड़ा आपको स्लो दिख रहा होगा, क्योंकि इसमें एक तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए और फिर आपको क्वेश्चंस जो हैं वो ट्विस्ट करके पूछे जाते हैं। तो इस वजह से मैं अभी स्लो स्पीड में चल रहा हूँ। जैसे जैसे हम कुछ लेक्चर्स कंप्लीट करेंगे स्पीड अपने आप फास्ट हो जाएगा। आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग समझ सके ईजिली, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड अपना स्लो कर रखा हूँ। हम कल के लेक्चर में आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, 1935 एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ये तीनों कवर करेंगे। थैंक यू।